अब जैसे जैसे आप मैच्योर एंड वाइजर होते हैं, आपको समझ आती है कि हमारी दादी नानी जब हमें पंजीरी खिलाया करती थी उसका क्या मतलब था। हीलिंग इनसाइड आउट, ये टाइम पीरियड बॉन्डिंग का है, अफेक्शन का है बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड। जितनी वो स्ट्रेस फ्री होगी, जितना उसका हेल्प होगी, जितनी वो अपने आप को मेंटली एंड इमोशनली रेडी करेगी, उसकी वजह से उसका मिल्क आएगा ब्रेस्ट के अंदर और वो बच्चों को दूध पिला। और सबसे बेहतरीन तोहफा जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क है। तो जिन खवातीन का नहीं आ रहा होता, क्या वजह क्या होती है? क्या वजह होती है? देखिए, कभी कभी तो नहीं आता, वो बहुत कम केसेस होते हैं, और कभी कभी सुस्ती, कायली। अब ये नहीं है कि आप अपनी बहू के पीछे या बेटी के पीछे तो इस काबिल ही नहीं है कि आए नहीं, लेकिन होता है कुछ केसेस में आप बहुत ट्राई मारते नहीं। लेकिन अगर आप जब लास्ट वीक होता है उसमें अपने आप की मसाज करना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल ब्रेन को पहुंचने शुरू हो जाते हैं। और एक हार्मोन होता है जो प्रोलैक्टिन जाता है, और जितनी स्टिमुलेशन होती है ब्रेस्ट की उतनी ज़्यादा मिल्क पैदा होता है। पहले 2-3 दिन तो वैसे क्लोस्ट्रम थिक सा पैदा होता है जिसमें बहुत न्यूट्रिशन होती है, और बच्चे का जो स्टमक होता है ना न्यूबॉर्न का, वो बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके लिए वो क्लोस्ट्रम भी बहुत इनफ है, उसको कोई 10 गैलन मिल्क नहीं चाहिए। और वही टाइम पीरियड होता है जब बच्चा लैच करना सीखता है, और वही टाइम पीरियड होता है जब माँ को तकलीफ हो रही होती है और वो उसको बाइट करता है, और फिर कुछ अरसे में आप कहते हैं तो मिल्क नहीं आ रहा और बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर वो टाइम पीरियड आप गुजार लो ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो तकलीफ की वजह से या उस एफर्ट की वजह से, जो वक्ती एफर्ट हो रही है, वो कहते हैं बॉटल पिला दो, बॉटल पिला दो। और कभी कभी यस मेडिकल रीज़न होती हैं कि बच्चे को चाहिए होता है, उसको जॉन्डिस हो जाता है तो हम खुद एज ए डॉक्टर कहते हैं कि उसको गेन करना है वेट, या उसका वेट कम है तो हम कहते हैं वो मेडिकल रीजंस हैं। लेकिन अगर कोई मेडिकल रीजंस नहीं है तो सबसे बेहतरीन तोहफा माँ को, और बॉन्डिंग क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा बच्चे की, और उसको इन्फेक्शंस कम होते हैं, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। और बाहर के मुल्कों में तो जितना ब्रेस्ट मिल्क को प्रमोट किया जाता है किसी और को चीज़ को, और हमारे कहते हैं ना 2 साल, एब्सोल्युटली। एक और बात, जैसे जैसे आप मैच्योर एंड वाइजर होते हैं आपको पता चलता है कि हमारी किताब में, कुरान मजीद में जो चीज़ें लिखी हैं उसके पीछे साइंस नहीं लिखी होती, एक्चुअली वो सारी साइंस है। दैट इज़ पूरी की पूरी वो साइंस है, और आपको बाद में पता चलता है वो इसके पीछे तो ये साइंस थी जो हमें पहले समझ ही नहीं आई थी। हर चीज़ में हिकमत है, हर चीज़ में। तो गोइंग बैक टू दैट कि कितनी सपोर्ट चाहिए होती है, ये वो टाइम पीरियड है भाई, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आपको डिप्रेशन हो सकते हैं, ब्लूज हो सकते हैं, साइकोसिस हो सकता है, और बाप को भी सपोर्ट चाहिए होता है, उसको भी पैटर्नल डिप्रेशन हो जाता है। तो आप एज अ यूनिट ऑफ फैमिली जो है ना, तमाम रिश्तेदार, आपके माँ बाप, जो बच्चे जो सेहतमंद हैं, उनको चाहिए कि आगे आके बढ़ के। और इसमें बड़ा कॉमन होता है, माँ कहती है मुझे नींद नहीं सोने दे रहे क्योंकि मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ हर 2 घंटे बाद, तो मैं सोऊं कब, मैं फटीग्ड हूँ। उसकी वजह से सबसे पहले इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी एक्सरसाइज करें, आप पूरा हेल्दी रखें, फिटनेस में होना चाहिए। क्रैश डाइट करके जो लड़कियां वजन कम कर लेती हैं बाद में प्रेगनेंसी में भी उनको इशू होता है, उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, उनके अंदर किसी ना किसी चीज़ की अनीमिया होता है, आयरन की कमी होती है, तो बाद में वो अपने आप को क्या संभालेंगे, किसी को क्या संभालना है। उन्होंने शुरू में रेडी हों प्रेगनेंसी के लिए, हेल्दी वाइटामिन सप्लीमेंट पहला लेना शुरू करें, एक्सरसाइज पहले करना शुरू करें। उसके बाद जब आपका बेबी डिलीवर हो गया, आप कोशिश करें कि नॉर्मल डिलीवरी, अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं जिसमें आपको सी सेक्शन करना पड़े, अब छोड़ें कि भी पैसों की वजह से इस मुल्क में हो जाता है। कई पॉडकास्ट में मैंने बात की है इस चीज़ के बारे में, वो एक अलग अखलाकियात की बात है। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो है आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपको रोना धोना, आपको लगेगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, विच इज़ नॉर्मल, नथिंग टू वरी। अगर उसके बाद आपको डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। आपके डॉक्टर को आपसे बात करना चाहिए, पूरा सिस्टम आपके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। बच्चा आपसे लेकर आप ब्रेस्ट मिल्क करें फीड, उसको बॉटल में डाल दें और बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दें, और फिर कहें मैंने 4 घंटे सोना है, मुझे कोई मत उठाए, जो बॉटल में आप ही का मिल्क है, तो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही मिल रहा है, वो आपका रिश्तेदार, अम्मी दादी जो भी हैं, मियाँ, वो उस बच्चे को पिला दे। और डाइपर चेंज करो भाई, उसको थोड़ी देर के लिए बख्श दो, डाइपर और ऐसे तमाम हेल्प उनको करने चाहिए। मुझे ये बताएं, आपने बात की ब्रेस्ट मिल्क की, तो अगर 2-3 दिन का गैप आ जाता है तो उससे क्या दूध आना खत्म हो जाता है? कम हो जाता है। ये मिथ है या बिल्कुल खत्म नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा। लेकिन वो दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना, वही बात हुई कि ये रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जिस चीज़ को जितना छेड़ा जाएगा उतना वहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होगा। आपका जो सिग्नल ब्रेन को जा रहा है ना, वो कहाँ से जा रहा है? स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेस्ट से। स्टिमुलेट कौन कर रहा है? बच्चा अपने माउथ से कर रहा है, जब लैचिंग जिसे कहते हैं। अगर बच्चे को आप लैच नहीं करेंगे तो स्टिमुलेट नहीं होगा। अगर बच्चा नहीं कर सकता फॉर मेडिकल रीजन, बच्चे
को निक्यू में रखा हुआ है, इंटेंसिव केयर में, या कोई भी मसला हो गया, तो ब्रेस्ट पंप यूज़ कीजिए, उसको स्टिमुलेट करते रहें। अगर ब्रेस्ट पंप नहीं करेंगे कोई स्टिमुलेशन नहीं होगी। और साथ वार्म कंप्रेशन, जिसे गर्म टकोर जिसे कहते हैं, वो कंप्रेशन रखें ताकि स्टिमुलेट होता रहे। अगर आपने मिल्क छोड़ना हो तो उसका ऑपोजिट होता है कि उसकी स्टिमुलेशन बिल्कुल बंद कर देते हैं। स्टिमुलेशन का मतलब कि उसको मत छेड़ें, और फिर जो कोल्ड कंप्रेशन होते हैं बिल्कुल टाइट कर देते हैं ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्रेस्ट मिल्क छोड़ दें जब आपने छोड़ना हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने औरतों की तो बात की, लेकिन जब हम मर्दों की बात करते हैं, उन हस्बैंड्स की बात करते हैं जो बाप बनने वाले होते हैं, या दूसरी बार बनते हैं या तीसरी बार, क्या उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे होते हैं जो वो डिस्कस नहीं करते और उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है सोसाइटी में? आदमी का तो सबसे बड़ा मसला ही है कि वो कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करता। उनकी अना, गैरत, मर्दानगी रास्ते में आ जाती है, और इसकी वजह से जब आदमियों को इश्यूज होते हैं तो डबल ट्रिपल होते हैं, जिसकी वजह से मेडिकल रिसर्च ने दिखाया है कि उनको सुसाइडल रेट भी बहुत हाई है। औरतें अटेम्प्ट ज़्यादा करती हैं लेकिन मरती कोई नहीं है, क्योंकि खाली अद्दी पचद्दी अटेम्प्ट करती है। आदमी जब अटेम्प्ट करता है तो पूरी करता है। आदमी अटेम्प्ट करते तो क्या करता है, हाथ काटता है या अपने आप को क्या करता मारता है ना अपने आप को, या जाके ड्राउन, या कोई ऐसी अटेम्प्ट होती है जो सक्सेसफुल होती है। ये एक ऑफ द टॉपिक मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, बट मैं ये बता रही हूँ कि द एक्सटेंट ऑफ डिप्रेशन and extent of problems in man's life are way more than women. औरत का सबसे बड़ा जो एक आउटलेट है वो वेंटिंग करती है। मसला वाइनिंग एंड वेंटिंग, वाइनर होती है, वेंटिंग, उससे आधा मसला आपका वैसे ही हल हो जाता है। You went out your spleen on आपने क्या करना है, फोन उठाना है, जो चीज़ नहीं भी डिस्कस करनी, जो घर की बेडरूम की बात थी वो भी आपने जाके डिस्कस कर ली बहन से या माँ से, आपका दिल हल्का हो गया। लेकिन वो अलग बात है कि वो गलत एडवाइज़र थे, या मसला हल हुआ या नहीं, या एम्पलीफाइड हो गया, डबल होके आपको वापस आ गया। लेकिन सिर्फ एक्ट ऑफ वेंटिंग की बात कर लें, उससे आप हल्के हो गए। आदमी तो वो भी नहीं करता। इतने मसले चल रहे होते हैं लाइफ में, अगर औरत कुछ कर देती है उसकी ज़िंदगी में तो आदमी जाके अपने दोस्तों को बताएगा कि मेरी बीवी ने कभी ये किया, या आज मुझे कुट पड़ी है, या वो चीट करी है, कुछ ऐसा नहीं होता। तो औरत तो सबको बता ढंडोरा पीट देती है। तो औरतें हमेशा गॉसिपर्स होती हैं, दे गॉसिप, उनके पास सपोर्ट सिस्टम होता है। आदमी के पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है। डू यू थिंक कि आदमी के पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो ये अच्छी बात है? आई थिंक बुरी बात है। स्पेस होनी चाहिए, राइट? हर बंदे की स्पेस होनी चाहिए, बात करनी चाहिए। एंड सोशल कॉन्टेक्ट से आपकी स्ट्रेंथ बनती है। लेकिन मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड आदमी और जेंडर का फर्क बता रही थी। बिल्कुल सही बात। उसकी वजह से ये होगा कि उसका जब डिप्रेशन होता है, मैंने बताया था पैटर्नल डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि नई चेंज तो बाप के उसमें भी आई है। ना सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि एक नई बच्चा जिंदगी में आया है, तो माँ की सारी टेंशन उधर चली गई है, सारे खानदान की उधर चली गई है। ही इज़ फीलिंग लाइक आई एम लेफ्ट आउट, तो मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा, और बीवी तो बिल्कुल भी नहीं पूछती ना। तो उसके साथ साथ उसके ऊपर फाइनेंशियल डिजास्टर, इतना बड़ा बर्डन आ जाता है। जब आपके पास फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है और आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, जो कि मेजॉरिटी आजकल पाकिस्तान में स्ट्रगलिंग है, ऑफ कोर्स स्ट्रगलिंग है, तो उसके बाद वो ये भी नहीं कह सकता कि अब जो है बच्चे को मैंने कहाँ से अफोर्ड करना है, क्या करना है, हाथ पाँव ही मार रहे हैं ना सारे आजकल। तो उसकी वजह से डिप्रेशन एक्सैसरबेट, मतलब कि ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आप हस्बैंड को भी इग्नोर मत करें, उसका भी एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। उसके माँ बाप, बीवी अगर बिजी भी है, उसको अपनी स्ट्रगल्स हैं, तो घर वालों को तो आंखें खोल के रखनी चाहिए। सो इट्स अ फैमिली यूनिट, यहाँ पे पूरी फैमिली आती है। कि एक मर्द की लाइफ में भी चेंजेस हैं। एब्सोल्युटली। और एक हमारे एशियन कंट्रीज में रिवाज है ना कि मर्द ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, ये बोलता नहीं है, और वो उसको दबा दिया जाता है बचपन से कि वो तो ही हैज़ टू बी अ मैनली फिगर एंड फॉर दैट ही हैज़ टू बी वेरी स्टर्न एंड रिजिड ऑल द टाइम। लेकिन ये बात गलत है। आई थिंक एक्सप्रेसिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गॉसिप का टर्म निकालते हैं, कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन होती है ना, दैट्स वेरी हेल्दी। जब आप किसी के कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इट्स नॉट अबाउट वाइनिंग एंड कंप्लेनिंग, उसके अंदर फर्क है। उसके अंदर कम्युनिकेशन, वाइनिंग एंड उसके अंदर फ़र्क है। एक होता है ब्लेम करना किसी को, एक होता है कंप्लेन करना किसी को, वो बुरी चीज़ें हैं। आप सिर्फ डिस्कशन फॉर सेक ऑफ डिस्कशन एंड लुकिंग फॉर सोल्यूशन, दैट इज कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन। यस, हेल्दी कम्युनिकेशन के रास्ते कभी नहीं खत्म करते। अगर ये गैप हो जाता है तो फिर काम खराब। ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स अ बैड रिलेशनशिप। बिल्कुल आपने ठीक बात की। प्रेगनेंसी में ठीक है, a woman is going through her changes, लेकिन on the other side a man is also going through tons of changes, और उसमें ये होता है हमें उसकी नजर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन उसको भी देखा जाए। हमें इसलिए नहीं नजर आ रही कि उसके ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस फिजिकल नहीं हो रहा ना, उसके ऊपर मेंटली, इमोशनली एक वो कनेक्शन जो है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिगर कर जाती हैं चीज़ें, और वहाँ पे हमेशा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको भी साथ रखे एज ए यूनिटी। दैट्स अ रियली ग्रेट एडवाइस फ्रॉम योर सेल्फ एज वेल। मुझे ये बताइए, मूविंग ऑन, जब हम बात करते हैं PCOS की, क्या इश्यूज हैं? पाकिस्तान में ज़्यादा है या अमेरिका में भी आपने ज़्यादा देखे हैं?
scene क्या है इसका? हमारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, साउथ एशियन में बहुत ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा है। वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे भी जब औरत आती है देसी, मुझे पता चल जाता है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, ओ भाई अच्छे रेगुलर पीरियड के साथ आ रही है, या कोई ऐसे मसले हैं फर्टिलिटी के। तो PCOS जो होता है वो आपकी सिस्ट होती हैं, ओवरीज, उसके अंदर सिस्ट, छोटी छोटी पानी की थैली आ जाती है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। आपका वजह क्या बनती है? इनसे जेनेटिक्स हो सकते हैं, ज़्यादातर आपकी दादी, मामी, चाची कहीं पे भी था। और उसके बाद आपकी जो है जब हार्मोन, इसकी कोई एक टिपिकल रीज़न नहीं जो कि आप पिन पॉइंट करेंगे और कहेंगे इसको हटा दो। इट्स नॉट लाइक कि निमोनिया है तो इसको इस वायरस की वजह से हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट दे दो। ये एक पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आपका हेड टू टो पूरा जो है हार्मोन्स ख़राब हो रहे हैं, उसमें मेल हार्मोन ज़्यादा हो रहे हैं, फीमेल हार्मोन कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हर किस्म का सिस्टम आपका ख़राब हो जाएगा। पीरियड इरेगुलर होंगे, अगर वो हर सिम्टम आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3-4 सिम्टम प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आपका वेट गेन शुरू हो जाएगा। आमतौर पर देसी लोगों में मैंने देखा है कि बाहर वाले लोगों में वेट ज़्यादा होता है, यहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा ना भी हो, पतली लड़कियों को भी PCOS हो रहा होता है। So how can we cope up with this issue? फेस पे बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो और फर्टिलिटी इश्यूज, जब प्रेग्नेंट होना चाहेंगे, अब अगर आपने प्रेग्नेंट होना है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, अगर आपने सिर्फ नॉन प्रेग्नेंट हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। सबसे पहले अंडरलाइंग, मैं हमेशा बात करती हूँ कि अंडरलाइंग इशू को देखा करें। अंडरलाइंग इशू आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, बजाय इसके कि दवाई देने के, इसमें आपके एस्ट्रोजन के लेवल हाई हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो फैट में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये होगा कि आपने क्या करना है कि उसको कहना है वेट लूज़ करो। एस्ट्रोजन वहाँ पे हाई होता है, जाके फैट में डिपॉजिट हो रहा होता है, तो आपके पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। अगर वो वेट मैनेज कर लेती है अपना और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है तो आपके तमाम मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे।